Hello friends, my name is Meghraj. I welcome you all on behalf of ACUG. So today we'll discuss most important 20 questions which will be asked in CUT paper. तो एक एक करके शुरू करते हैं important 20 questions जो हिस्ट्री में बार बार पूछे जाते हैं. So पहला क्वेश्चन है हमारा कि इन अफगानिस्तान 2 towering Buddha statues were destroyed recently. अब कुछ दिन पहले अगर हम अफगानिस्तान की बात करें कि वहां पर तालिबान का बहुत ज्यादा शासन है, तो वहां पर जो है 2 टावर्स, बुद्धिस्ट टावर्स को जो है हटा दिया गया था. ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था. तो ये कहां पर हुआ था? तो इसका आंसर है बामियान में हुआ था ये. तो अगर हम समझेंगे तो थर्ड इसका आंसर थर्ड है. तो बुद्धा के जो है 6th सेंचुरी के जो है मॉन्यूमेंट्स थे जिनको बम से उनको जो है उड़ा दिया गया. अगर मैं आपको बुद्धिस्ट फिलॉसफी की बात करूं तो बुद्धिस्ट की फिलॉसफी जो है अफगानिस्तान तक, श्रीलंका तक, इवन साउथ ईस्ट एशिया तक, मतलब मलेशिया, थाईलैंड में भी जो है बुद्धिस्ट फिलॉसफी, बुद्ध की जो है टीचिंग्स थी जो है वह पहुंचाई जाती थी. सो ये जो दीज थिंग्स वर कार्व्ड आउट इन द क्लिफ. और कहां पर? बामियान वैली. कहां पर है ये? अफगानिस्तान में. और ये क्या शो करती है? द एवोल्यूशन ऑफ द क्लासिक ब्लेंडेड स्टाइल ऑफ एंशिएंट आर्ट ऑफ अफगानिस्तान. तो मतलब ये जो है एंशिएंट आर्ट जो है वो जो है शो करती है. और वो बहुत अच्छा जो है मॉन्यूमेंट था जिसको है तोड़ दिया गया. ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है. So as you can say, this was blown in 2001 and later also it was blown. So next question है, गेटवे ऑफ इंडिया was built by. जो है हिंदुस्तान में गेटवे ऑफ इंडिया कब बनाया गया? तो इसका जो है आंसर है जॉर्ज विटिट. अब जॉर्ज विटिट के मैं बताऊं तो जॉर्ज विटिट एक आर्किटेक्ट थे जिन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया बनाया. देखते हैं. सो गेटवे ऑफ इंडिया वॉज बिल्ड बाय जॉन विटेट. जॉन विटेट जो है एक आर्किटेक्ट थे स्कॉटलैंड के. कहां के? स्कॉटलैंड के. स्कॉटलैंड इंग्लैंड के नॉर्थ वेस्ट में एक प्रोविंस कह सकते हैं आप इसको, एक पार्ट है. ठीक है. और ये क्यों बनाया गया? टू कमेमोरेट द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज फिफ्थ. आपको पता होगा. और क्वीन मैरी. हिंदुस्तान में दिल्ली दरबार लाया गया 1911 में. 1911 में हिंदुस्तान में दिल्ली दरबार हुआ था. आपको बता दूं कि 1905 में जो बंगाल पार्टीशन हुआ था और 1911 में बंगाल के पार्टीशन को, जो बंगाल का विभाजन हुआ था, उसको जो है एनल कर दिया गया था. उनको क्या कर दिया गया था? वापस ले लिया गया था. और जो कैपिटल थी दिल्ली बदल दी गई थी. कहां से? कोलकाता से. उस टाइम पे कलकत्ता हुआ करता था. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. सो वेयर वॉज महात्मा गांधी बोर्न? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है कि गांधी जी का जन्म कहां हुआ था. अगर आपको पता हो तो गांधी जी एक गुजरात में पैदा हुए थे. तो ये इसका आंसर जो है गुजरात बन जाता है. सो गांधी जी कहां पर पैदा हुए थे? पोरबंदर नाम के एक जगह में हुए थे. कब? 1869. और गांधी जी की बात करें तो गांधी जी द्वारा 1905 में इंडियन ओपिनियन नाम का न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया. 1928 में उन्होंने क्या पब्लिश किया? यंग इंडिया. तो गांधी जी हिंदुस्तान में कब आए वापस? 1915 में. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले की क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि गांधी जी को चंपारण में 1917 में, खेदा में और अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक में, मिल्क में ओनर्स में थी, उसमें हिंदुस्तान में के जो लोगों को गांधी जी ने जो है अपने से साथ जोड़ा. अगर मैं चंपारण की बात करूं तो चंपारण में हिंदुस्तान में पहली बार आके 1915 में, 1917 में पहला जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया. और अंग्रेजों को जो है ये दिखा दिया कि मासेस में जो है, पेजेंट्स में, फार्मर्स में कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है.
और मैं अगर खेदा में भी बात करूं तो उन्होंने यही दिखाया। अगर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की बात करूं तो जो वर्कर्स हैं, जो लेबरर्स हैं, जो जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनकी शक्ति को बताया गया। तो गांधी जी ने जो है 1869 में पैदा हुए और 1894 में वो जो है कहाँ चले गए? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में वो कब तक रहे? 22 साल तक गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहे। 22 साल में गांधी जी ने एक अपने हिसाब का एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टैब्लिश किया। हिंदुस्तान के तमिलनाडु के, मलयाली, कर्नाटका के, केरला के, कन्नड़ा, इतने लोग साउथ अफ्रीका में बदवा मजदूर जो है, गिरमितिया मजदूर बोलते थे उनको, वो जाते थे, कहाँ जाते थे? साउथ अफ्रीका में। तो गांधी ने उन सबको इकट्ठा किया, उनका जो शोषण होता, उनका एक्सप्लॉइटेशन होता, उसके खिलाफ गांधी जी ने आवाज उठाई और 1915 में वापस आए और फिर हिंदुस्तान में जो किया उसको तो हम लोग सब जानते ही हैं। सो आगे बढ़ते हैं। 1876 में हिंदुस्तान में 9 साल बाद क्या बनी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, A.O. ह्यूम द्वारा। A.O. ह्यूम जो है एक अंग्रेज सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने हिंदुस्तान में क्या बनाई? कांग्रेस की स्थापना करी। कांग्रेस को अगर हम देखें तो कांग्रेस प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रीमलाइनिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट। हिंदुस्तान के इतिहास में अगर हम राष्ट्रवाद की गंगा जमुना जो बहती है, जो राष्ट्रवाद स्टार्ट होता है, वो कहां से स्टार्ट होता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है आधारशिला स्टैब्लिशमेंट के बाद। तो उससे पहले जो है रॉयल टाइटल एक्ट दे दिया गया था 1876 में, और उस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो वो थे बेंजामिन डिज़रेली। तो उनके बारे में पढ़ते हैं। द रॉयल टाइटल ऑफ एक्ट 1876 वाज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन। ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम भी उसको कहा जाता है। तो ब्रिटेन की जो सरकार थी उन्होंने क्या किया? रॉयल टाइटल एक्ट पास किया। कब किया? 1876 में। क्यों किया? बिकॉज दे वांटेड टू एक्सप्रेस दैट द क्वीन विक्टोरिया, क्योंकि आप बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, जो ब्रिटेन था उस टाइम पे जो है मोनार्क चलता था, वहां पर राजा भी शासन किया करते थे, वहां पर पार्लियामेंट भी हुआ करती थी, परंतु क्वीन जो थी, क्वीन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वहां पर था। और हम आगे देखें तो अगर तो क्वीन विक्टोरिया उस टाइम में जो रूल कर रही थी, आप भी आजकल भी देखिएगा तो क्वीन विक्टोरिया जो है, क्वीन जो है वहां पर रहती है, वो एक मोनार्की नहीं, एक डेमोक्रेसी है, लेकिन क्वीन जो है रहते जैसे हमारे हिंदुस्तान में पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट रहते हैं, लेकिन सारी पावर्स किसके पास होती हैं? प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। ठीक है। सो द एक्ट एग्जिस्ट exhaled with the knowledge that British Imperial should stand employed prominent in India। मतलब ये बताने की कोशिश की कि ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट है वो तो जरूरी है, लेकिन ब्रिटिश हिंदुस्तान किसको बिलोंग करता है? हिंदुस्तान किसका है? अंग्रेजी हुकूमत के रानी का, क्वीन विक्टोरिया का जो क्या है? हिंदुस्तान है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मदर ऑफ महात्मा गांधी वाज। तो ये तो बहुत ही, उनकी मां का नाम क्या था? पुतली बाई। और कस्तूरबा कौन थी? उनकी वाइफ थी, जिनको वो क्या कहा करते थे? बाबी कहा करते थे। ठीक है। अब गांधी जी की जिंदगी के बारे में अगर हम कहें तो गांधी जी ने अपना पूरा जीवन तो है हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइट को दिया। 1915 में हिंदुस्तान वापस आए और उसके बाद उन्होंने चंपारण में, खेदा में और अहमदाबाद में बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया? 1930 में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में उन्होंने हिंदुस्तान के सभी तबकों को इकट्ठा किया और उनको जो है एक लक्ष्य, जो लक्ष्य क्या था? अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान के लोगों को इकट्ठा किया ताकि अंग्रेजों भारत को आपको छोड़ना पड़ेगा।
अंग्रेजों हिंदुस्तान को आप जो है एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, हिंदुस्तान का जो है शोषण नहीं कर सकते, आपको हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान सौंपना पड़ेगा। इसके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। सो पुतलीबाई के बारे में बात करते हैं। पुतलीबाई बहुत ही धार्मिक महिला थी और बहुत ज्यादा ज्वेलरी वाले पे भरोसा नहीं करती थी, बहुत ही सिंपल लेडी थी, दिन में प्रे किया करती थी, है ना, ये इसमें लिखा हुआ है। एंड यू नो स्प्लिट हर ड्यूरेशन बिटवीन हर हाउस एंड टेम्पल, मतलब मंदिर में भी वो जाया करती थी। उसके बाद हम बात करें फास्ट क्या करती थी, मतलब वो एक हिंदुस्तान की जो आम महिला है उनके हिसाब से बहुत ही ये नहीं कि बहुत ज़्यादा जो है उनका दीवान की जो वो थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत सिंपल जीवन जिया करती थी। सो 6th क्वेश्चन, इन 1872 लॉर्ड मेयो द विक्टर ऑफ इंडिया वॉज असैसिनेटेड। ये थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है। सो लॉर्ड मेयो की जो है हत्या कर दी गई थी, तो कहां पर की गई थी ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर है लॉर्ड मेयो वाइसरॉय ऑफ इंडिया वॉज असैसिनेटेड इन पोर्ट ब्लेयर बाय शेर अली। अब हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जब हिंदुस्तान के रेवोल्यूशनरी मतलब हमारे जो आंदोलनकारी थे वो क्या करते थे, जो भी वाइसरॉय, जो भी गवर्नर जनरल बहुत ज़्यादा हिंदुस्तानियों को एक्सप्लॉइट करता था, हिंदुस्तानियों का शोषण करता था, उनको जो क्या करते थे वो मार दिया करते थे। ऐसा ही कई चंद्रशेखर आज़ाद ने किया, ऐसा ही चापेकर ब्रदर्स ने किया, ऐसा ही सूर्य सेन ने किया अपने जो फॉलोअर्स थे उनके हिसाब से। तो वाइसरॉय को किसने गोली मार दी थी? शेर अली नाम के एक फ्रीडम फाइटर ने। शेर अली स्टूड ग्रांटेड लाइफ डिटेंशन, मतलब उनको क्या कर दिया गया? लाइफ डिटेंशन, मतलब आजीवन कारावास दे दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेयो की हत्या कर दी थी। अब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सत्य शोधक समाज की जो है फाउंडर कौन थे? ज्योतिबा फूले। तो उसकी स्टैब्लिशमेंट कब की गई थी? अब मैं आपको सत्य शोधक समाज के बारे में बताऊं तो सत्य शोधक समाज जस्टिस मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, सो ये मूवमेंट्स ऐसे थे जिन्होंने हिंदुस्तान के दलितों को और जो छोटी जाति के अनटचेबिलिटी के लोग थे उनको समान दर्जा दिलाने के लिए ये आंदोलन बहुत जरूरी थे। एक समाज ऐसा था, आप देखें तो जो अनटचेबल्स थे, जो हमारी तरह के लोग थे, उनको उनके खिलाफ जो है क्या किया जाता था? डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उनके खिलाफ छुआछूत का एक माहौल बना दिया गया था। तो इन लोगों ने, ज्योतिबा फूले खुद एक माली जाति के थे। ही वाज अ माली मतलब जो कहाँ पर होते हैं? गार्डन्स में होते हैं। तो गार्डन में काम किया करते थे। तो इन्होंने क्या किया? सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज का मतलब है ट्रुथ सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो सत्य की खोज करे। तो सत्य शोधक समाज की स्टैब्लिशमेंट कब की गई? 1873 में। तो सत्य शोधक समाज वाज फाउंडेड इन 1873 बाय whom? ज्योतिबा फूले, और उनकी वाइफ भी थी सावित्री फूले। तो अगर मैं ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र के थे और माली जाति के थे, तो माली जाति को अक्सर उस टाइम पे नीची जाति देखा जाता था, अनटचेबल मतलब अछूत माना जाता था। तो ज्योतिबा फूले ने इसका जो है पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा ही सेड कि आई एम अ माली, मैं माली हूँ, मैं प्रकृति की रक्षा करता हूँ, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अनटचेबल हूँ, मैं अछूत हूँ। तो मुझे इसके खिलाफ क्या करना चाहिए? सत्य की खोज करनी चाहिए, ट्रुथ सीक करना चाहिए, सत्य खोजना चाहिए। सत्य कैसे खोजूंगा? आंदोलन करके। 1873 उन्होंने क्या किया? सत्य शोधक समाज की स्थापना की। और किस बात के लिए लड़े वो? कि अंडर प्रिविलेज्ड जो दलित जाति है, शूद्र हैं, महिलाएं हैं, उनको जो है क्या दिया जाए? इक्वल जो है इक्वल दर्जा दिया जाए। कहाँ? हिंदुस्तान में। क्योंकि इन तीनों की कंडीशन, अगर हम शूद्रों की कंडीशन देखा जाए, लेडीज की कंडीशन देखें और दलित की कंडीशन देखें, तो इनकी कंडीशन काफी जो है खराब थी, मिजरेबल थी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. द कोट, द शॉट्स दैट हिट मी आर द लास्ट नेल्स टू द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश रूल. इसका मतलब ये है कि जिन डंडों से मेरी पिटाई हुई है, मेरे शरीर में आघात हुआ है, द थिंग्स विच हैव हर्ट मी, ये क्या होंगे? कॉफिन होंगे. अगर आपने एक ताबूत देखा हो तो ताबूत में क्या करते हैं? कीलें लगाते हैं ताकि वो एक शेप ले ले, एक रेक्टेंगल का, ताकि उसमें आदमी को रखा जा सके. ताबूत में आदमी कब जाता है? जब वो मर जाता है. तो किसने कहा था ये? तो ये हमारे फेमस थे लाला लाजपत राय. आपको पता होगा कि जब ये आंदोलन कर रहे थे किसका? साइमन कमीशन के अगेंस्ट. तो इनको जो है अंग्रेजों ने लाठी से इनके सर पे चोट लगाई थी और इनकी अकस्मात जो है मृत्यु हो जाती है, वे वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं. सो दिस वाज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट, एंड दिस फ्रीडम फाइटर राइट्स दैट द शॉट्स, जिन डंडों से मेरी पिटाई हुई है, आर द लास्ट नेल्स टू द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. मतलब वो क्या है? लास्ट नेल्स हैं, लास्ट जो है वो जो जिससे वो लगाते हैं, नेल्स हैं, क्या कहते हैं, कीले हैं, जो अंग्रेजों के ताबूत में लगाई गई हैं, ताकि जो मुझे आहत हुई है, जो मुझे चीज़ें जिससे मुझे नुकसान पहुंचा है, वो नुकसान किसको देंगी? ब्रिटिश राज को. और क्या करेंगे? उसका पतन करेंगी. तो साइमन कमीशन का जो है ये आंदोलन कर रहे थे और इसके बीच इनके जो है इनकी मौत हो जाती है डंडे लगने से. सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट. चंद्रशेखर आजाद के बारे में आपको पढ़ा ही होगा. चंद्रशेखर आजाद जो है हिंदुस्तान के एक रेवोल्यूशनरी थे. भगत सिंह भी उनके साथ थे और राम प्रसाद बिस्मिल भी एक्टिव पार्टिसिपेंट थे. क्या थे? रेवोल्यूशनरी थे. क्या थे? रेवोल्यूशनरी थे. In the famous Rohilla War in the year 1774, the Rohilla were defeated by Nawab of. अब आप बताएं, रोहिला एक रोहिल खंड एक जगह हुआ करती है जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जब का इलाका जो है उसको रोहिला का इलाका कहते हैं. काफ़ी जो है बड़ा इलाका है. यूपी में भी इसको काफ़ी फैला हुआ है. सो द फेमस रोहिला वॉर इन 1774, the Rohilla was defeated by Nawab of Awadh, named as, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सिराजुद्दौला. अब मैं आपको इसकी एक स्टोरी बताता हूं. सिराजुद्दौला जो है को डिफीट कब किया गया था? 1757 में. किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा. सिराजुद्दौला लास्ट रूलर थे जिसमें बंगाल के जो रूलर थे. उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है क्या किया था, के पास क्या आ गए थे? ऑफिशियल पावर आ गई थी. और 1765 में जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, तो अंग्रेजों ने क्या किया? दीवानी राइट्स भी ले लिया. इस बात को समझते हैं. सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच 1757 में कौन सा युद्ध हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ. प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को हरा दिया और बंगाल पे, बिहार पे और उड़ीसा पे कैप्चर कर लिया. इसके बाद 1765 में उन्होंने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की. किसके साथ? इन्हीं के साथ की और अवध के किंग के साथ की, और उनको दीवानी राइट्स भी मिले. अब दीवानी राइट्स का क्या मतलब होता है? दीवानी राइट्स का मतलब होता है कि रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स, मतलब लगान, कर, टैक्स लेने के अधिकार. तो टैक्स लेने का अधिकार की जरूरत क्यों पड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी को? क्योंकि हिंदुस्तान, बंगाल, यूपी का जो इलाका था अवध का, बहुत ज़्यादा फर्टाइल था. बहुत ज़्यादा जो वहाँ पर जो है पैदावार बहुत ज़्यादा होती थी. जूट की, कॉटन की, वीट की, राइस की और टी की, चाय की. तो ये एरिया बहुत ही ज़्यादा, और ये सबसे बड़ी बात थी, बंगाल समंदर के पास था, वहाँ से रॉ मटेरियल ब्रिटेन को भेजा जा सकता था. तो ब्रिटेन को लगा कि ये चीज़ को जो है, इस इलाके को अगर हम कैप्चर कर लें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अंग्रेज ट्रेडर थे. तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1757, प्लासी का युद्ध, उसके बाद दीवानी राइट्स,
और सिराजुद्दौला का इसके बाद रोहिला में वॉर हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो 10th क्वेश्चन कहता है द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज, हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था उस टाइम पे हिंदुस्तान का हेल्थ मिनिस्टर कौन था? अबुल कलाम आजाद, वल्लभ भाई पटेल, विजयलक्ष्मी पंडित या अमृत कौर? तो इसका आंसर होगा राजकुमारी अमृत कौर। तो राजकुमारी अमृत कौर एग्जिस्टेड एन इंडियन एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिशियन। ये क्या थी? एक इंडियन एक्टिविस्ट थी और नेता थी। शी वॉज सेलेक्टेड एज द फॉरमोस्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1947। इन्होंने 10 साल तक जो है क्या किया? 10 साल तक ये मिनिस्टर रही। तो सिरिंगपत्तनम बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्ट है, कहां पर लोकेटेड है? तो सिरिंगपत्तनम लोकेटेड है कर्नाटका में। तो अगर हम हिंदुस्तान का मैप लेते हैं, अगर हम देखते हैं तो कर्नाटका फॉल्स लाइक समवेयर हियर, सो हियर इज सिरिंगपत्तनम। सो अगर हम देखें तो सिरिंगपत्तनम अफ्रीका, अगर ये अफ्रीका है तो यहां से अगर अंग्रेज आते हैं तो ये फोर्ट जो है सिरिंगपत्तनम उनको पास पड़ता है। यहां पर क्या था? कैलीकट कहां पर है? केरला में। सिरिंगपत्तनम कहां पर है? कर्नाटका में। तो इन इलाकों पे अंग्रेजों ने जब आए थे तो अपने जो है फोर्ट स्टैब्लिश किए थे, अपने किले स्टैब्लिश किए थे ताकि वो ट्रेड कर सके यहाँ पर। अब अगर हम इंग्लिश के फैक्ट्रीज की बात करते हैं तो फैक्ट्रीज का मतलब ये नहीं होता कि फैक्ट्री में कारखाने लगे। इंग्लिश की फैक्ट्रीज कर्नाटका में, केरला में या मद्रास में हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर फैक्ट्री नहीं चलती थी। यहाँ पर लोग एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया करते थे, मतलब कितना माल आया, कितना माल गया। फैक्ट्रीज कहाँ थी? ब्रिटेन। So Seringapattnam fort is located in Karnataka. It is a town and one of the 7 taluks of Madhya district in the Indian state of Karnataka. ठीक है? So next question. So who was affectionately called the grand old man of India? So grand old man of India किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। अब हम दादा भाई नौरोजी की बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने 1866 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में बात कर रहे हो, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है उनको कि हिंदुस्तान में जो है ये लंदन में रहते थे, एक बहुत बड़े वकील थे और इन्होंने 1840-60s में लंदन में लोगों से रिक्वेस्ट करते थे, पार्लियामेंट में मेंबर थे ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के तो ये रिक्वेस्ट करते थे कि हमारे हिंदुस्तान को जो है आप एक्सप्लॉइट मत कीजिए, हमारे हिंदुस्तान को आप आज़ाद कर दीजिए। और हमारे हिंदुस्तान की प्रॉब्लम्स की, ड्रेन ऑफ वेल्थ की प्रॉब्लम, हिंदुस्तान की एक्सप्लॉइटेशन की प्रॉब्लम्स को वो लंदन में जाके लोगों को बताते थे, पार्लियामेंट में ये बात रखते थे। और इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एस्टैब्लिशमेंट की। लाल बहादुर शास्त्री आपको पता है हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। पहले हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। बिपिन चंद्र पाल क्या थे? फ्रीडम फाइटर थे। सो दादा भाई नौरोजी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 3 times। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। दादा भाई नौरोजी ऐसे शख्स थे, एक ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जो कितने बार बने? 3 बार हिंदुस्तान के नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। इन्होंने 1886 में कलकत्ता सेशन को 2 बार जो है वो किया एंड सेकेंड पीरियड इन्वॉल्व एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन लाहौर कांग्रेस 1893 में जो है लाहौर कांग्रेस। और तीसरी बार कब किया? कलकत्ता में किया। क्या की? अध्यक्षता की किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो पहली बार कब की? 1886 में कलकत्ता में। दूसरी बार कब की? लाहौर में। तीसरी बार की कब की? कलकत्ता में। तो 3 बार ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस।
सो इन विच ईयर वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड? मैंने आपको अभी जिक्र किया था कि गांधी कब आए थे? 1915 में। 1917 में उन्होंने क्या किया था? चंपारण आंदोलन। फिर उसके बाद 1918 में क्या किया था? खेड़ा। 1918 में उन्होंने क्या किया था? अहमदाबाद। तो इन 3 मूवमेंट से चंपारण में इन्होंने क्या किया था? पहला चंपारण में जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, उनकी बातें जो है उनका जो है एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, उनसे ज़बरदस्ती नील उगाया जाता था। तो उन्होंने गांधी जी को बुलाया कि हम नील की खेती नहीं करना चाहते, उससे हमें नुकसान होता है और उसकी डिमांड भी नहीं है। तो अंग्रेज़ों ने उनको फिर से एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, फिर से उनका शोषण करना शुरू कर दिया, ये कह के कि अगर तुम्हें नहीं उगाना है, चंपारण में, बिहार की बात कर रहा हूँ, नहीं उगाना है अगर, तो भी तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा ताकि तुम दूसरी क्रॉप में शिफ्ट कर सको। तो ये बात किसानों ने गांधी जी तक पहुंचाई। तो गांधी जी आते हैं चंपारण में 1917 में और अपनी बात रखते हैं। पहला नॉन कोऑपरेशन करते हैं और किसानों को उनका हक दिलाते हैं। उनसे कहते हैं कि आप कर मत दीजिए, आप लगान मत दीजिए। उसके बाद वो एक माहौल बनाते हैं हिंदुस्तान में, 1918 में खेड़ा में और अहमदाबाद में भी, और सारे किसानों को, सारे मजदूरों को, सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा करते हैं और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब करते हैं? 1920 में। कब करते हैं? 1920 में। सो द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फाउंडेड बाय महात्मा गांधी इन अगस्त 1920 में. So it was the first gathering activity organized national during India's scramble for liberation. तो नागपुर सेक्शन में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो है शुरुआत की थी. कब? दिसंबर 1920 में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और क्या किया था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को डिस्क्राइब किया गया था कि कोई एजेंडा है. So non-cooperation movement existed, virtually dragged, released, articulated Gandhiji's India would defeat स्वराज within a year. अब स्वराज के बारे में अगर बात करें तो गांधी जी ने ये कहा था कि 1 साल में हमें स्वराज चाहिए तो अंग्रेजों से चाहिए. अब स्वराज का मतलब क्या है? अपना राज. हिंदुस्तान के लोग हैं जो खुद का राज्य स्टैब्लिश कर सके. सो मूविंग फॉरवर्ड 14. So 14 question says, Dash was awarded the Kesare-Hind in 1915. Dash जो है वो व्यक्ति कौन है जिन्हें केसरे हिंद मिलता है? कब? 1915 में. किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग द्वारा. ऑफ पेंशर्ट ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू द एम्बुलेंस सर्विसेज इन साउथ अफ्रीका. वो कौन से इंसान है, कौन से जो फ्रीडम फाइटर है, उनको क्या है? केसरे हिंद का टाइटल मिलता है साउथ अफ्रीका में एम्बुलेंस शुरू करने के लिए. तो अगर हमको पता हो तो साउथ अफ्रीका में गांधी जी कितने साल रहे? मैंने आपको बताया था 22 साल. तो इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी. सो महात्मा गांधी वॉज अवॉर्डेड द केसरे हिंद इन 1950. 1950 में केसरे हिंद किसको दिया गया? महात्मा गांधी को. बाय किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा. किस चीज के लिए? क्योंकि उन्होंने क्या किया? वेलफेयर के, अफ्रीकन के, साउथ अफ्रीकन में हिंदुस्तानियों के वेलफेयर के लिए, वहां के लोगों के वेलफेयर के लिए जो है एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत की. और इससे एक ह्यूमैनिटेरियन चीज है. आज के दिन में भी एम्बुलेंस की बहुत जरूरत पड़ती है हमारे लोगों को, जिनको जिनको प्रॉब्लम हो जाती है, जिनको हार्ट अटैक आ जाता है, जिनको एक्सीडेंट हो जाता है. तो 1 घंटा जो है गोल्डन आवर कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन.
विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट रिलेटेड टू द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अब अगर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात करें, कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा, नरेंद्र देव सोशलिस्ट थे, राम मनोहर लोहिया बहुत ही फेमस सोशलिस्ट थे, जयप्रकाश नारायण ये बिहार के बहुत बड़े समाजवादी थे, राम मनोहर लोहिया भी बहुत बड़े समाजवादी थे, नरेंद्र देव भी बहुत बड़े। जो नहीं थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। सो सुभाष चंद्र बोस वाज नॉट अ सोशलिस्ट पार्टी मेंबर। सो ये तीन लोग जो है सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर थे, आचार्य नरेंद्र देव, उसके बाद बात करें जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्ट मार्च वॉज ऑल्सो नोन एज दांडी मार्च वॉज इनिशिएटेड बाय, जो नमक तोड़ो आंदोलन था वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? महात्मा गांधी द्वारा। सो सॉल्ट मार्च इज इवन कॉम्प्रिहेंडेड एज द दांडी मार्च प्रॉम्प्टेड बाय गांधी जी। कब? 12 मार्च 1930 में इनिशिएट की गई थी और 24 दिन की थी ये, साबरमती से अहमदाबाद तक। अब अगर हम इस सॉल्ट मार्च की बात करते हैं तो सॉल्ट मार्च में ये हुआ था कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को नमक बनाने से भी उनको जो मना कर रखा था। तो गांधी जी ने कहा था कि नमक तो हम लोग बनाएंगे, हमारा अधिकार है, हमारा देश है और नमक हमारा खुद का होना चाहिए, खुद का है और हम बना के रहेंगे नमक को, और इस पर अंग्रेजों की कोई मोनोपोली नहीं है, और इसके लिए अरेस्ट हो गए थे। 17 क्वेश्चन है, चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था? इंसिडेंट हुआ था 1922 में। अब इस इंसिडेंट के हिसाब से गोरखपुर का एक गांव था चौरी चौरा, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था 1920-21 में तो चौरी चौरा के एक पुलिस थाने में कुछ हिंदुस्तान के लोगों ने पुलिस वालों को जला दिया पूरे थाने में। तो इसका जो है गांधी जी ने बहुत विरोध किया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। Which of the following decisive battles had established British domination in India? मैंने आपको अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल की बात की थी जिससे हिंदुस्तान में अंग्रेजों का शासन स्टैब्लिश्ड हो गया था। बैटल ऑफ प्लासी कब? सो बैटल ऑफ प्लासी 1757, इसके द्वारा अंग्रेजों द्वारा हिंदुस्तान में अपना डोमिनेशन स्टैब्लिश कर दिया गया। 1761 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। सो ईपी रामास्वामी नायकर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स? तो ये स्टैब्लिश थे ए, बिल्कुल सही, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट कैंपेन अगेंस्ट ब्राह्मण्स इन 1921। तो 1921 में ब्राह्मणों के खिलाफ जो आंदोलन किया गया किसके द्वारा? ईवी रामास्वामी द्वारा। जैसे मैंने आपको कहा था कि साउथ इंडिया में उस टाइम पे बस पूरे हिंदुस्तान में जाति के नाम पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के खिलाफ। शूद्रों को मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं थी, देवर डिस्क्रिमिनेटेड, उनके खिलाफ उनको अगर वो किसी मंदिर में जाते थे तो उनको जो है रोका जाता था और उन्हें अछूत कहा जाता था, और मंदिर की सफाई होती थी और उनको अंदर जाने से भी मना किया जाता था। सो लास्ट क्वेश्चन, सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिबेलियन अकर्ड ड्यू टू रिमूवल ऑफ किंग ऑफ भारमल? तो भारमल जो थे उनके हटने से कौन सा रिबेलियन स्टार्ट हुआ था? खासी तो नॉर्थ ईस्ट का है, भील मध्य प्रदेश का है, तो जहां तक मैं हूं ए होना चाहिए इसका आंसर, और बिल्कुल सही है। कच्छ रिबेलियन मेटेरियलाइज्ड ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ भारमल कच्छ। ठीक है, भारमल कच्छ जो है हुआ क्योंकि कच्छ के जो राजा थे उनको जो है अंग्रेजों ने हटा दिया था। कब? 1844 में। खासी वोल्ड कब हुआ था?
1833 में। और भील कब हुआ था? 1817 और 1819 में। और अगर हम इन रिवोल्ट्स की बात करते हैं तो इन रिवोल्ट्स में एक कॉमन चीज़ें थी। जब जब अंग्रेज़ों ने इन इलाकों की एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी को, चाहे वो संथाल हो, चाहे वो सन्यासी रिवोल्ट हो, जब जब अंग्रेज़ों ने कोशिश की कि हिंदुस्तान में जंगल में कब्जा करें, उनके रिसोर्सेज लें, उनके प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंचाए, तब तब लोगों ने रिबेलियन किया, जैसे कच्छ रिवोल्ट, बिरसा मुंडा रिवोल्ट, पागलपंथी रिवोल्ट। इनके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज के लिए 20 क्वेश्चंस काफ़ी हैं। आई होप दिस विल बी यूजफुल टू यू। थैंक यू सो मच।